Okay, so here now we are starting the chapter with the book name Indian Economic Development. First chapter, Indian Economy on the Eve of Independence. Okay. So in this chapter, ये जो आपका पूरा यूनिट है वो 12 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें से कि आपका 3 चैप्टर्स इसमें डिवाइडेड हैं, जो आपके इंडेक्स में देखिए। जो आपका पहला चैप्टर है यहाँ पे देखिए, यूनिट नंबर 4 लिखा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, दिस इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड थर्ड इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये तीनों चैप्टर्स मिला करके 12 मार्क्स के आने हैं, कम नहीं होते 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के चैप्टर आने हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, कई बार आप लोग टेस्ट दे चुके हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, वो आपको क्या बताएगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय पर कैसी थी, यानी कि उससे पहले का थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी चीजों को बढ़ावा दिया, किन चीजों को पीछे किया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी का जो हाल किया था, उनके समय पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वो हम पढ़ते हैं। फिर जो आपका इसका नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट में, दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जब हमारा भारत आजाद हुआ और हमने कई सारी पॉलिसीज को शुरू किया, तुम लोग सुने होंगे 5 ईयर प्लान जो थे, वो लेकर के 1990 तक, क्योंकि 1990 में हम एक बहुत मेजर चेंजेस किए थे हमारी अर्थव्यवस्था ने, जबकि मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय तक 1950 से लेकर के 1990 तक हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जो आपको बताएगा सेकंड चैप्टर। और जो थर्ड चैप्टर है आपका, वो आपको ये बताएगा 1990 में हमने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे। रिफॉर्म का मतलब होता है फिर से सारे के सारे चेंजेस करना, फिर से सब कुछ बनाना, वो रिफॉर्म्स कहलाता है। तो ये 3 पार्ट में हमारा ये पूरा यूनिट डिवाइडेड है। पहला बिफोर इंडिपेंडेंस, दूसरा 50 से 1990 और तीसरा 1990 में चेंजेस किए गए। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वाला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, इंडिपेंडेंस के समय पर हमारे लगभग ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत में 1757 में आए थे, बाय द जब इन्होंने अपनी फाउंडेशन ले करी थी इन द ईयर बैटल ऑफ प्लासी में 1757। मार्क कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757। और लगभग उन्होंने हमारे भारत में 200 इयर्स तक राज किया था ना, और वो यहाँ से चले गए थे 15 अगस्त 1947 को। इंडियन इंडिपेंडेंस गेन हुआ था इंडिया को। और उसी के साथ में ही जब उस समय पर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था उस समय पर कैसी थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, सबसे पहले प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी हमारी भारतीय इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस थी, सेल्फ रिलायंट थी, मतलब कि हम लोग अपने आप ही अपने सारे काम कर लेते थे, हमें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती थी। जो घर की मेन चीजें होती हैं घर का, हमें गेहूं, दाल, चावल, दूध, सब्जी, ये सब हम अपने आप प्रोड्यूस कर लेते थे। जो कुछ बचता था हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। अगर हम कुछ चीज, मान लीजिए हमने गेहूं उगाया है, हमारे पास मक्का नहीं है इस बार, दूसरे ने मक्का उगाई, हम अपने गेहूं के बदले उसे मक्का बता रहे हैं। कि मोस्टली बार्टर सिस्टम चलता था, पूरे इकोनॉमी में नहीं चलता था, बहुत जगह पर मेनली बार्टर सिस्टम चलता था। फिर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। हमारे भारत में एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लैंड वास्ट है, और साथ में हमारे यहाँ की लैंड फर्टाइल बहुत है, और साथ ही में यहाँ पर हर तरीके का क्लाइमेट है हमारे भारत में, एक्सट्रीम भी है, मॉडरेट भी है, हर तरीके का क्लाइमेट भारत में। तो यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि ना प्रोड्यूस होती है। बहुत कम जमीन ऐसी है जो कि इनफर्टाइल है, मोस्टली लैंड कैसी है, फर्टाइल है। और ज्यादातर जो शहर बसे हुए हैं वो सब कहाँ बसे हुए हैं, जहाँ फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर कि वो है नदियां हैं ना, ताकि सब कुछ आसानी से मिल सके। आपको अपनी जिंदगी जीने के सबसे पहले क्या चाहिए होता है, खाने के लिए चाहिए और पानी चाहिए। घर के सारे काम करने के लिए, अपना नहाना धोना, हर एक काम के लिए आपको पानी चाहिए ना। तो जहाँ पर नदियां हैं वहां पर ये मेनली सारे के सारे शहर बसे हुए हैं। और हमारी भारत की इकोनॉमी कैसी थी, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हाथ का काम है, वेल नोन था। मतलब कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपोर्ट होते थे, यहाँ से लोग विदेशों में एक्सपोर्ट करने जाते थे, तो वहां से काफी अच्छा पैसा कमा करके लाते थे। पैसा अगर नहीं भी लेते थे तो उनसे कुछ गोल्ड का सामान या फिर हीरे का, डायमंड्स, ये सब चीजें जो है वहां से एक्सचेंज में ले आते थे, डेट्स, ये सब चीजें ले आते थे। और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते थे हाथ से बने हुए, हाथ से पश्मीने की शॉल्स हैं, सिल्क की साड़ीज हैं, कई ऐसे कॉटन के कपड़े हैं। आज भी भारत में सबसे सस्ता कॉटन बनता है हमारे भारत में, क्योंकि खेती इतनी होती है कॉटन की। और वो बाहर के लोग, जो रॉयल पीपल होते थे ना विदेशों के, वो इन चीजों को पहनते थे जो हमारे यहाँ पे सामान बनता था। तो ये तो थी जब भारतीय अंग्रेज यहाँ पर आए थे। लेकिन धीरे 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 उन्होंने हमारी इकोनॉमी का कैसा हाल किया, उसको आगे हम पढ़ेंगे।
अच्छा, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन, नाउ वी आर स्टार्टिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहे, उन्होंने अपने हमारी इकोनॉमी को अपने हिसाब से यूज किया, क्योंकि मेन कारण ये होता है कि जब आप कहीं, वो जो जगह आपकी नहीं है, आपने उसका डेवलपमेंट नहीं करना है, आपने, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि इस इकोनॉमी को पूरा एक्सप्लॉइट करना अपने बेनिफिट के लिए। और इस समय पर उनके यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, मतलब इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने यहाँ पर रखनी, उसकी नींव रखनी शुरू करी थी, जिसके लिए कि उनको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था बहुत कम रेट्स के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर, जो लोग यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होते थे, जो लोग यहाँ पर मेनली फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने धीरे 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 कन्वर्ट कर दिया इनको किसमें, कैश क्रॉप्स में। यानी कि पैसे को यूज, पैसे के बदले उनको जो है, लोगों को उस जो सामान प्रोड्यूस करते थे ना, उनको उसके बदले वो पैसा देते थे। वैसे तो पहले मैंने बताया कि अभी तक ऐसी थी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, आप अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बच रहा है आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन अब उनको कहीं तो प्यार से मान रहे किसान, लेकिन जो किसान नहीं मानते थे उनको फोर्सफुली वो लोग क्या करते थे, कैश क्रॉप प्रोड्यूस कराते थे। और उसके लिए उन्होंने जरिया क्या बनाया था, जमींदारों को अपना जरिया बनाया था। जमींदारों को जब आपको, अब जैसे पहले के समय में तो सभी के पास बहुत जमीन थी, लेकिन जैसे अब आपको पैसे का यूज करना आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, यानी कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो बहुत ही हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। 85% लोग लगभग अपनी जो आजीविका है वो एग्रीकल्चर से कमाते थे। और यहाँ पर जो है कैश क्रॉप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। तो ये इसकी फीचर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहले यहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि यहाँ पर क्या चलता था, पहले जमींदारी सिस्टम चलता था। जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो उन्होंने ये जमींदारी सिस्टम को शुरू किया था। पहले थोड़े स्केल पर था, फिर वो बड़े स्केल पर हो गया। और इस जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जो, जिसमें कि पीजेंट्स को लगान देना पड़ता था जमींदारों को। जमींदार वो होते थे जो कि जिनकी जमीन वो ओन करते हैं, और उस जमीन पर गरीब किसान काम करते थे, काम भी करते थे, और साथ में जो है टैक्स भी पे करते थे। और कई बार तो उनकी जमीन होती थी, लेकिन उनको पैसे की जरूरत की वजह से वो जमीन अपनी गिरवी रख करके पैसा लेना पड़ता था, और उसकी वजह से उनको जो है वहां पर उसका किराया भी देना पड़ता था जमीन का, और सॉरी उसका पैसे का इंटरेस्ट भी देना पड़ता था, और लगान तो उन्होंने कंपलसरी देना ही देना, भले जमीन उनकी ही क्यों ना हो। जो मेन काम था जमींदारों का वो क्या था, लगान इकट्ठा करना, ना कि कल्टीवेटर्स की हालत को देखना, पीजेंट्स की हालत को देखना। The dates for depositing specified sum of लगान to British government were also fixed। किस दिन करना है आपने टैक्स जमा, ये फिक्स है। भले आपके घर में कोई हालात हो, उससे मतलब नहीं है। भले आपके घर में कोई मरा है, आपके घर में खाने को नहीं, लेकिन आपको टैक्स को जरूर पे करना है एक स्टिपुलेटेड टाइम पर, वरना आपको अपने राइट्स खो जाएंगे आप। और जमींदारों को जो है, द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे जमींदार और गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं करते थे उनकी हालत को इंप्रूव करने। टैक्स तो लेते, अब जैसे आज सरकार हम पे टैक्स लेती है, हम पे खर्चा भी तो करती है। अब जैसे आ रहा है कोरोना की वैक्सीन सबको फ्री लगाई जाएगी, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो सरकारी अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इतनी सुविधाएं तो है, लेकिन उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है, बच्चे किसी के पढ़ते नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बैंक्स नहीं है, कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ उनका काम क्या था, टैक्सेस को कलेक्ट करना। दूसरी चीज है यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको मैंने बताया था कि पहले हमारी भारत की इकोनॉमी कैसी थी, वो सेल्फ सफिशिएंट थी। यहाँ पर लोग जो है कैसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, फूड क्रॉप। लेकिन अब कैसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे थे, कमर्शियल। उनको फोर्सफुली करवाते थे, कई तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको फोर्सफुली, कुछ को लालच देकर के, कुछ को जबरदस्ती मार पीट के जो है उनको, उनसे कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाते थे। और वो कैश क्रॉप्स उनको बहुत कम रेट पर बेचती पड़ती, क्योंकि जमींदारों को मतलब नहीं है किस रेट पर बिक रहा, बस लगान इकट्ठा करना है, बाकी वो किस मर्जी रेट पर बेचे। और जब उनकी जो गरीब आदमी वो तो तेज रेट पर बेच ही नहीं सकता, वो तो क्या करेगा, बहुत कम रेट पर बेचेगा, क्योंकि वो पावरफुल है, जमींदार भी और तो उनसे बहुत कम रेट पर वो लोग सामान खरीदते थे, कैश क्रॉप्स खरीदते थे, और तो उनको पैसा मिलता था उसके बदले। दोनों ने हमारी एग्रीकल्चर को फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। और फिर ये भी बात थी कि जब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो पीजेंट्स के नंबर भी बढ़ गए, सभी लोग खेती में आ गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसको, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये था हमारा क्या, दो पॉइंट्स हैं इसके, इसके सॉरी, थर्ड वन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जो एग्रीकल्चर है उसके आगे हालात क्या है, प्रोडक्शन का लेवल
बहुत कम है। क्यों? कोई HYV सीड्स नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए अगर किसी साल बारिश नहीं आई तो सूखा पड़ गया, लेकिन लगान तब भी देना है। सोचो कैसे दिया जाएगा बेचारा, कैसे? उसका एक ही सोर्स है अर्न करने का, क्या करेगा वो? लोन लेगा, फिर उधार लेगा। उधार पे भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि बेचारा अगले कैसे पे करेगा। तो भैया फिर अगला उधार लेगा, उसको पहले वाला ब्याज देने के लिए वो अगला उधार लेगा। तो ऐसे करते करते वो क्या है, वो डेब्ट ट्रैप में फंसता जाता था किसान, है। तो प्रोडक्शन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि ना तो इरिगेशन फैसिलिटी है, ना ही कोई अच्छी वैरायटी के सीड्स हैं, ना ही कोई ट्रैक्टर्स, मशीन टूल्स है। खुद ही मेहनत करती है, उनको सारा दिन खेतों में जुटना है खुद ही, और कुछ मिलता भी नहीं था। तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी पीजेंट्स की, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है ब्रिटिशर्स को उनकी हालत सुधारने के लिए। आज अगर बारिश नहीं है तो सबमर्सिबल से पानी निकाल सकते हैं ना, पता होगा उनको ये सब कुछ। इरिगेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, पानी निकालो, भले अब जो आगे होगा धरती का हाल वो अलग बात है, लेकिन पानी मिल जाएगा, फसल खराब नहीं होगी। एंड फोर्थ इज स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीज के लिए पैसा नहीं है ना, कैसे कैसे उधार लेके बीज के लिए पैसा लेंगे, और फिर उसको बीज अगर ना ही कोई ट्रैक्टर है, ना ही कोई मशीनरी है, ना आज देखिए हार्वेस्टर्स का माइनस कितनी टेक्नोलॉजी है। उस समय पर उनको सारी जुताई भी हाथ से करनी है, बैलों के साथ में करनी है, पूरा धूप में भी सीखना है, और फिर कटाई भी करनी है, उसको सफाई भी करनी है, सीलिंग भी, सारे काम खुद करने हैं। तो ये सारे के सारे जो है इन्वेस्टमेंट का नहीं है। तो ये हालात है क्या इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। So now starting with the topic industrial sector. So industrial means जो industries थी, मतलब the process of converting the raw material into the finished products. तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, और इंडस्ट्रीज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको भी खत्म करना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म किया। आपको मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि पूरी दुनिया में बिकते थे, भारत के प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर उन्होंने क्या करे, हैवी टैक्सेस लगा दिए। अब जब हेवी टैक्सेस लगा दिए तो जो ये लोग थे जो ये काम करते थे हैंडीक्राफ्ट वाले आर्टिसंस, वो सामान को बेच ही नहीं पाते थे, क्योंकि टैक्स लगेंगे तो वो सामान महंगा हो जाएगा, विदेशी सामान उसे खरीद ही नहीं रहेगा, और जब तक सरकार का अप्रूवल नहीं होगा सामान यहाँ से जाएगा कैसे? जा ही नहीं सकता सामान। पहले तो ये होता था कि अलग अलग राज्य होते थे तो वो अपने आप चले गए, जब इन्होंने पूरा कंट्री को पॉलिटिकल यूनिफाइड कर दिया तो यहाँ के लोग वहां पर सामान बेचने जा ही नहीं सकते थे। वो शिपमेंट के थ्रू जाएगा, शिप के थ्रू जाएगा, जैसे भी जाएगा, और वो सामान बेच नहीं पाते थे क्योंकि उस पर टैक्सेस लग गए हैवी। और एक कारण ये भी था उनका टैक्सेस लगाने का, एक तो दुनिया से उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए उसके सामान की, कोई और यहाँ पे ना चलाएगा यहाँ पे राज करने के लिए। और दूसरी बात, जो उनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही थी धीरे धीरे, जिसके लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी कम दाम पर, वो जो सामान बनेगा वो कहाँ बिकेगा? तो उसकी मार्केट भी अपने देश में बनाने के लिए, इंडिया बनाने के लिए और कई देशों में बनाने के लिए उन्होंने यहाँ के जो सामान को, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करता था, बहुत हमारा सामान फेमस हुआ करता था, उस पर उन्होंने टैक्सेस लगा के उस सारे सामान को खत्म कर दिया। अब जब कोई सामान उसको खरीदेगा ही नहीं तो प्रोड्यूस करने वाला बेचारा कैसे बनाएगा? वो तो बेरोजगार हो गया ना, और वो बेरोजगार कहाँ चला गया फिर शिफ्ट होकर के? खेती में। तो अब वहां पे उससे क्या हालात हुई, पीजेंट्स की हालत और खराब हो गई, क्योंकि जो लेबर सप्लाई बढ़ गई ना, जब अभी तो है 100 पीजेंट्स काम करने वाले हैं, सबको जमीन मिली हुई है, जो लगान दे रहे हैं, मान लीजिए आज लगान दे रहे हैं वो 100 रुपए लगान दे रहा है, लेकिन अब पीजेंट्स और जाते हैं, वो कहेंगे चलो जी हम 110 रुपए लगान देंगे, अब हमें जमीन दीजिए। तो हालात और खराब हो गए सबके ज्यादा, जी कहाँ ऑलरेडी पहले प्रॉफिट कम था, अब प्रॉफिट और कम हो गया उनका बेचारा हालात। और क्यों? क्योंकि ये आर्टिसंस बिल्कुल बेरोजगार हो गए, इनकी ऐसे हालात हो गए, इनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब कब तक इंसान ऐसे रहेगा उसके सहारे कि भैया मेरा सामान बिकेगा तो वो चेंज कर तो मैं कुछ खाऊंगा? धीरे धीरे क्या करेगा इंसान, उस काम को छोड़ देगा ना। अब जैसे कोरोना के समय पर कितने लोगों की नौकरी चली गई, तो उस नौकरी के सहारे तो ना बैठे रहेंगे, कुछ और काम करेंगे। देखा होगा आप लोगों ने समय पर कितने लोग अपने ऑटो में कोई सब्जी बेचने आ रहा है, कोई फल बेचने आ रहा है उस समय पर। क्यों? क्योंकि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, कहीं ना कहीं दुकानों पे काम करते, सबकी नौकरी चली गई। अब कहाँ से खाएंगे? वो बेचारे सामान बेच बेच कर खाते थे। आज आपको नहीं मिलेंगे इतने फ्रूट वाले, सब्जी वाले, उस समय पर बहुत थे, क्योंकि वो लोग सबके सब इधर शिफ्ट हुए कि जो चीज की जरूरत है उसी को बेच लेंगे, क्योंकि पैसा तो कमाना है ना, घर बैठे कौन खिला रहा है किसी को? तो ऐसे ही हालात हुए, वो आर्टिसंस पीजेंट्स की हालत संख्या बढ़ गई। अच्छा, अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये बताया आपको मैंने अभी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हुई उनसे क्या हुआ,
हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और साथ ही में क्या हुआ, फिनिश गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि सामान तो चाहिए ना, पहले आप अपने घर का सामान यूज कर रहे हैं, हाथ का बना हुआ सामान है, घर में बेड है या कुर्सियां हैं या मेज है या फिर बर्तन है, पहले वो अपने घर के अपने ही देश की बनी हुई चीजें यूज हो रही है, लेकिन जब उन पर टैक्सेस लग के वो महंगी होगी तो क्या होगा, और विदेशी चीजें सस्ती हैं, आप क्या करेंगे, उनको खरीदेंगे, तो वो इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सामान तो चाहिए। लेकिन ये पॉलिसी लोगों को समझ में नहीं आती कि भैया ऐसे टैक्सेस लगा रखे हैं, क्योंकि विरोध कोई क्यों करेगा, आज तो फिर भी आप मीडिया इतना स्ट्रांग है, न्यूज़पेपर्स हैं, हम उसके थ्रू विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये विरोध तो उसमें कोई ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो विरोध का मतलब ही नहीं है, जो चीज जैसे है वो वैसे ही चले आ रही है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, जो थी वो भी ये जो कुछ स्ट्रॉन्ग जो पैसे वाले लोग से, जैसे टाटा है, बिरला है, कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज, कुछ पेपर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, कुछ थोड़ी बहुत थी पूरे ऑल ओवर द कंट्री। पहले यहाँ पे बांग्लादेश में, यहाँ पे अफगानिस्तान भी हमारे साथ में, पाकिस्तान भी हमारे साथ में, इतना बड़ा हमारा कंट्री था, लेकिन वहाँ पे कुछ ही इंडस्ट्रीज सेटअप थी ना, तो उनको भी क्या होता था, बहुत बार उनको कभी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाना है, उनके देश में जाना है, लोन की सुविधा नहीं है, पैसे की सुविधा नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, क्योंकि सारा काम तो उनके लिए होना है, रिसर्च के लिए, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत कम हुआ करती थी, कुछ ही नाम के लिए इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। नेक्स्ट इज लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। जो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो बहुत ही कम था। क्यों कम था? क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो कहाँ से कंट्रीब्यूशन होगा? मेन कंट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चरल सेक्टर का, क्योंकि वो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, वो जो गुड्स है वो तो कहाँ से आ रहे हैं? विदेशों से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में नहीं है। एंड लिमिटेड रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, सरकार का कोई रोल नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, बीमारी के लिए पैसा नहीं है, लोन की सुविधा नहीं है, पब्लिक सेक्टर का कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ किसके लिए रोल है? सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपने सामान को यहाँ पर बेचने के लिए, अपने देश के सामान को। इसके अलावा उनका कोई भी रोल नहीं है पब्लिक सेक्टर का।